नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी रोटिंग में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं लेखांकन की शब्दावली यानी कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। सर, आज के इस वीडियो में आप ये क्या पढ़ाने वाले हो? मतलब ये अकाउंटिंग कहां से आ गई है? तो मुझे पता है आपका यही कि रिएक्शन होने वाला है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस में सामान्य प्रबंध जो आ रहा है, वो सामान्य प्रबंध में अकाउंटिंग का भी टॉपिक्स आता है। तो आज हम, जैसे आपने इंग्लिश सीखने के लिए क्या किया, ए से लेके जेड तक अल्फाबेट सीखे, और हिंदी सीखने के लिए आपने सबसे पहले क्या सीखा, अनाराम सीखे। मैथ्स के लिए आपने क्या सीखा, जीरो से लेके 100 तक की गिनतियां सीखी है, टेबल सीखी है। तो अकाउंट्स भी एक टाइप की लैंग्वेज होती है, और अकाउंट्स को समझने के लिए आपको इसकी कुछ शब्दावलियां सीखनी पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। और वीडियो देखने के बाद बोलोगे मजा आया। बिल्कुल यही रिएक्शन आपका होने वाला है कि मजा आया सर। यानी कि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और ये जो लाल वाला बटन है, जिसने अभी तक नहीं दबाया तो लाल वाला बटन भी एक बार दबा दीजिए, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और कमेंट करके मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि आप कॉमर्स स्टैंडर्ड से हैं, बायो स्टैंडर्ड से हैं, या मैथ्स स्टैंडर्ड, या फिर आर्ट्स से हैं। क्योंकि जो जो कॉमर्स के हैं उनके लिए वीडियो बिल्कुल ही खास होने वाला नहीं, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। क्योंकि ये वही चीजें हैं जो 11th में पढ़ चुके हैं। लेकिन जो बायो स्ट्रीम से हैं, जो मैथ्स स्ट्रीम से हैं, जो आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, उनके लिए वीडियो एंड तक बहुत खास होने वाला है। क्योंकि इसमें आप ऐसे ऐसे शब्द सुनने वाले हैं जिनका आपके ने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की। सर, ये क्या होती है? तो सबको पता है शब्दावली क्या होती है। कुछ भी सीखने के लिए उसके शब्दों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो लेखांकन को अगर समझना है आपको, अकाउंटिंग को अगर आपको समझना है, तो आपको यहाँ पर लेखांकन की शब्दावली को भी समझना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर जो शब्द लेके आए हैं वो है व्यवसाय, बिजनेस। आप में से कई लोगों ने बिजनेस के बारे में सुना तो होगा, लेकिन बिजनेस होता क्या है उसको आपने अभी तक नहीं समझा होगा। तो बिजनेस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, या इसके मीनिंग की बात करें, तो बिजनेस का मतलब होता है कि व्यवसाय व्यवसाय एक लाभ कमाने की, क्या है, लाभ कमाने के उद्देश्य से। देखो, हम जो बिजनेस करते हैं वो किस पर्पस पे करते हैं? लाभ कमाने के उद्देश्य से। व्यवसाय एक लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य है। बिजनेस क्या है? प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाने वाला कार्य। लेकिन ये जो कार्य है ये कैसे होना चाहिए? वेद होना चाहिए। क्या हो? ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट के लिए क्या कर रहे हो, आप डकैती डाल रहे हो, चोरी कर रहे हो, ठीक है, स्मगलिंग कर रहे हो। तो आपका यहाँ पर बिजनेस क्या होना चाहिए? वेद होना चाहिए। तो लाभ कमाना आपका पर्पस तो होगा, लेकिन साथ में उसका क्या होना जरूरी है? वेद होना चाहिए। दूसरा, इसमें एक और चीज यहाँ आती है कि इसमें वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। किसका होता है? वस्तुओं और सेवाओं का। अधिकतर हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि जो बिजनेस है उसमें केवल वस्तुएं होती है। जैसे मैं आपको इमेज में यहाँ पर एक दुकान मैंने शो करवाई है। अगर आप इसे देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये बिजनेस है। लेकिन मात्र बिजनेस में वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं होता है, उसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाएं भी आती है। जैसे आपको दूसरी इमेज में यहाँ पर दिख पा रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्विसेज बेची जा रही है, सेवाएं दी जा रही है, और लाभ कमाया जा रहा है। तो बिजनेस के अगर मीनिंग की बात की जाए, तो व्यवसाय का मतलब होता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाने वाला वेद कार्य, या वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय जो हम करते हैं वेद तरीके से। लेकिन पर्पस क्या होना चाहिए? लाभ कमाना। अगर आपका पर्पस सेवा भावना है तो आपका वो व्यवसाय नहीं कहलाएगा। तो यहां पर बिजनेस आपको क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है। जब हम लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई कार्य करते हैं, लेकिन वो कार्य वैध होना चाहिए, यानी कि लीगल होना चाहिए, गवर्नमेंट से अथॉरिटी उसकी होनी चाहिए, और उसमें हम क्या काम करेंगे, तो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होगा, लेन देन होगा, तो क्या कहलाएगा? व्यवसाय कहलाएगा। ऐसा नहीं है बिजनेस जो होता है वो केवल बड़े बड़े कंपनियां करती है या बड़े बड़े व्यापारी लोग करते हैं। बिजनेस भले वो छोटा हो या बड़ा हो, जैसे कि अम्मी जान कहती है कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता है, तो ऐसे ही बिजनेस कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। बिजनेस बिजनेस होता है जिसका एक ही पर्पस है, प्रॉफिट गेन करना, और उसमें आप सर्विस और गुड्स जो है वो आप परचेस और सेल करेंगे। तो पहला वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, बिजनेस यानी कि व्यवसाय क्या होता है। इसको हम व्यापार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यापार। अगला जो हमारा वर्ड है, या अगली जो हमारी शब्दावली है, उसका नाम है प्रोफेशन, यानी कि पेशा। अब पेशा क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है? जैसे आपको इमेज में कुछ प्रोफेशनल व्यक्ति जो है वो दिख रहे होंगे।
अब ये प्रोफेशनल व्यक्ति क्या होते हैं? तो जब आप किसी कार्य को करते हैं, लेकिन उस कार्य को करने के लिए आपको विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विशिष्ट ज्ञान। सर ये विशिष्ट ज्ञान क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एक वकील की, क्या कोई भी व्यक्ति वकील बन सकता है? अगर मैं डॉक्टर की बात करूं तो क्या कोई भी सड़क पे चलता हुआ व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है? नहीं। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए एक विशिष्ट ज्ञान। तो जो व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करके अपनी सेवाएं देता है उसे हम क्या कहते हैं? पेशेवर व्यक्ति कहते हैं। और उसके द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे? पेशा कहेंगे, यानी कि प्रोफेशन कहेंगे। जैसे कि आपको इमेज में यहां पर दिख रहा है, ये जो इमेज है इसमें जितने भी ये व्यक्ति, ये कौन है? ये सारे प्रोफेशनल है, यानी कि इनका क्या है? पेशा है। ये लाभ कमाते हैं, ये पैसा कमाते हैं, लेकिन क्या दे करके? ये सर्विसेज बेच करके क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं। और ये सर्विस क्यों बेच पा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया है? विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त किया है। तो पेशा किसे कहेंगे? प्रोफेशन किसे कहेंगे? कि जब हम किसी विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करके बदले में हम सेवा देकर के आय प्राप्त करते हैं। देखो यहां पर क्या मिलेगा? आय मिलेगी या लाभ नहीं मिलेगा? थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बिजनेस में आपको क्या मिल रहा था? प्रॉफिट मिल रहा है। यहां क्या मिल रही है? इनकम मिल रही है। दोनों में डिफरेंस है। तो पेशा अगर आप करते हो, मैं एक टीचर हूं, तो मैं अगर आपको ज्ञान दे रहा हूं तो ये किस वजह से दे पा रहा हूं? विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको सेवाएं दे रहा हूं। अब मुझे जो पैसा मिलता है वो मेरी क्या है? वो मेरी इनकम है। एक शिक्षक हो गया, एक वकील हो गया, एक डॉक्टर हो गया, एक चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, ठीक है, एक पुलिस वाला हो गया, ये सभी क्या करता है? ये एक प्रोफेशनल व्यक्ति है। ये अपने विशिष्ट ज्ञान से पैसा कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, आय कमाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पेशा क्या होता है और एक पेशेवर क्या होता है। प्रोफेशन हम किसके लिए यूज करेंगे, आपको क्लियर हो गया होगा। अगला वर्ड हम यहां देखेंगे प्रोप्राइटर या स्वामी। देखो स्वामी क्या होता है? तो हमने यहां एक पेशा देखा, हमने एक बिजनेस देखा, हमने व्यापार देखा, हमने एक प्रोफेशन देखा। तो जब किसी प्रोफेशन या किसी व्यापार का मालिक जो होता है, जिसने उसमें पूंजी लगाई, पैसा लगाया, सारी रिस्क उठाई और लाभ होगा, तो ये लाभ कौन लेगा? वो प्रोप्राइटर लेगा। ये हम बात करें स्वामी लेगा। या फिर अगर कोई नुकसान होता है तो इसको कौन भुगतेगा? तो वो प्रोप्राइटर। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यापार को शुरू करता है, उसमें पैसा लगाता है, उसमें माल लगाता है, उसमें पूंजी लगाता है और उसके लाभ को वो उठाता है और हानियों के लिए जिम्मेदार होता है, दायित्वों के लिए उत्तरदायी होता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? स्वामी। जैसे कि आपको यहाँ पर मैंने बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन के इमेज आपको प्रोवाइड करे हैं, जिसमें आप कुछ को तो पहचानते होंगे, जिसमें धीरूभाई अंबानी हो गए, मुकेश जी अंबानी हो गए, रतन जी टाटा यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर स्विगी के भी जो स्वामी है, प्रोप्राइटर है, मालिक है, वो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर हमने आपको स्वामी प्रोवाइड किए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये मालिक, ये स्वामी, ये प्रोप्राइटर होता क्या है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने व्यापार को शुरू किया है, उसमें पैसा लगाया है और उसमें लाभ के लिए वो जिम्मेदार है, हानि के लिए वो उत्तरदायी है। अगला हम यहाँ पर वर्ड देखेंगे कैपिटल। क्या वर्ड है? कैपिटल, पूंजी। अगर मैं बात करूं आपसे कैपिटल क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? राजधानी। अगर आप गूगल से कुछ पूछेंगे तो गूगल भी क्या बोलने वाला है? राजधानी। लेकिन भैया ये कॉमर्स है, ये अकाउंटिंग है, यहां पर कैपिटल का मतलब कोई राजधानी नहीं होती है। यहां पर कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। अब पूंजी को समझते हैं, पूंजी क्या होती है? हमने व्यापार देखा, पेशा देखा। इन व्यापार और पेशों को करने के लिए किसकी जरूरत होती है? पैसे की, रोकड़े की, पूंजी की। तो जब कोई व्यापारी अपने व्यापार को शुरू करता है, और व्यापार शुरू करता है तो कुछ पैसा लगाता है, कुछ माल लगाता है, कुछ असेट्स लगाता है, ये सभी क्या कहलाती है? पूंजी लगाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मिस्टर एक्स बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, और किससे कर रहा है? कुछ पैसा लगा के, यानी कि कुछ कैश लगा रहा है, कुछ माल से कर रहा है, यानी कि गुड्स लगा रहा है, और कुछ क्या कर रहा है? असेट्स लगा रहा है। तो ये तीनों चीजें क्या कहलाएगी? कैपिटल। क्या कहलाएगी? कैपिटल। कि यहां पर एक्स ने क्या किया? एक्स ने 1 लाख रुपए पैसा लगाया, 2 लाख रुपए का माल लगाया और 3 लाख रुपए की असेट्स लगाई, यानी कि एक्स ने 6 लाख, टोटल 6 लाख की कैपिटल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। आपको यहां पर समझना बहुत आसान होगा कि कैपिटल क्या होती है। अब इमेज के द्वारा हम समझेंगे। जो स्टॉक है, जो माल है, जो मशीन है, जो बॉन्ड्स है, जो सॉफ्टवेयर है, जो पैटेंट है, ये सभी क्या है? कैपिटल है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करके लगाते हो तब, ठीक है। स्टार्टिंग में जो हम बिजनेस को शुरू करते हैं और उस समय अगर हम पैसा लगा रहे हैं, कोई माल लगा रहे हैं, कोई असेट्स लगा रहे हैं, भले वो मशीन हो, फर्नीचर हो, हमारी बिल्डिंग हो, ये सभी क्या कहलाएगी? तो ये कैपिटल कहलाएगी।
ये साथ में जब कहलाती है तो ये क्या कहलाती है? कैपिटल। लेकिन यहां ये ध्यान रखना होगा कि ये जो पैसा, ये जो माल, ये जो संपत्ति है, ये स्वामी द्वारा लगाई जाए। यानी कि स्वामी, अभी मैंने आपको समझाया था कि ऐसा प्रोप्राइटर जो क्या करता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने व्यापार में पूंजी लगाता है। अगर कोई व्यापारी, अगर कोई स्वामी, अगर कोई माली किसी अपने रिश्तेदार से, मित्र से लोन लेकर के अगर बिजनेस शुरू करता है तो उसको हम कैपिटल नहीं कहेंगे। ये बात थोड़ा पॉइंट करने लायक है, ठीक है ना, कि अगर कोई व्यापारी या कोई व्यक्ति या कोई मालिक या कोई स्वामी किसी अपने रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति से उधार लेता है, ऋण लेता है और फिर बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो कैपिटल नहीं कहलाएगा, वो लोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लोन। यहां पर उसने पूंजी नहीं लगाई है, यहां पर उसने लोन लिया अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। अब देखो, कैपिटल विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें मैंने आपको 3 प्रकार यहां पर प्रोवाइड किए हैं। एक आता है फिक्स्ड कैपिटल, एक आता है फ्लोटिंग कैपिटल यानी कि जो परिवर्तित होती रहती है, एक आता है वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है। जब आप पैसा लगा रहे हो और ऐसी कैपिटल में लगा रहे हो या ऐसी संपत्तियों में लगा रहे हो जो फिक्स्ड हो जाएगा, पैसा स्थिर हो जाएगा, पैसा निकलेगा नहीं। जैसे कि आपने पैसा लगाया अपनी बिल्डिंग के लिए, आपने पैसा लगाया अपने संपत्तियों के लिए जिसमें मशीन आ गई, यानी कि स्थायी रूप से अगर आपका पैसा लग जाता है तो वो कौन सी कैपिटल कहलाएगी? वो कहलाएगी फिक्स्ड कैपिटल, जिसमें आप बिल्डिंग परचेस कर सकते हो, अपने फर्नीचर परचेस कर सकते हो, कंप्यूटर परचेस कर सकते हो, कोई मशीन परचेस कर सकते हो। ये सारी परचेस करके आप क्या कर रहे हो? अपने बिजनेस में लगा रहे हो। तो ये जो कैपिटल है, कौन सी कैपिटल है? ये फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन अगर आप पैसा ऐसी जगह लगा रहे हो जो कुछ टाइम बाद ही चेंज हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपने कैश लगाई, आपने स्टॉक यानी कि माल में पैसा लगाया, तो माल क्या होगा? माल 1 साल के अंदर अंदर बदल जाएगा, अपना रूप बदल लेगा, तो यहां पर कैपिटल चेंज हो जाती है। तो ऐसी कैपिटल जो फिक्स्ड नहीं है, जो 1 साल के अंदर अंदर अपना रूप बदल रही है, अपना स्वरूप बदल रही है, वो कौन सी कैपिटल कहलाएगी? वो कहलाएगी फ्लक्चुएशन कैपिटल या परिवर्तनशील पूंजी। अब उसके बाद बात करते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी, जो अपने दिनचर्या या अपने व्यापार को चलाने में काम आती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सब्जी का ठेला है, ठीक है, या आपने कोई सब्जी का ठेला लगाया। अब सब्जी का ठेला लगाते हैं तो हमने क्या किया? हमने एक ठेला लिया, ये ठेला हमारा क्या हो गया? ये फिक्स्ड कैपिटल हो गई या फिक्स्ड असेट्स हो गई। हमने इस ठेले को लगाया है, इसमें पैसा लगाया है, तो वो जो पैसा लग गया है वो क्या है? वो फिक्स्ड कैपिटल हो गया। अब उस फिक्स्ड कैपिटल पे, उस ठेले पे अपनों ने क्या किया है? अपनों ने कुछ सब्जियां रखी, खरीद के लाए सुबह सुबह। अब उन सब्जियों में जो पैसा लगा हुआ है वो कौन सा है? वो हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यानी कि परिवर्तनशील पूंजी। अब इस परिवर्तनशील पूंजी और फिक्स्ड कैपिटल से आप क्या करोगे? बिजनेस करोगे। लेकिन आपके यहाँ सब्जी जो खरीदने आते हैं कस्टमर, उनको अगर आपने खरीदने आया और चेंज नहीं दे पाए, क्या नहीं दे पाए? चेंज नहीं दे पाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बंदा आता है, वो 100 रुपए देता है और आपसे 10 रुपए का धनिया लेके जाता है। 90 रुपए अगर आपके पास चेंज नहीं है तो आपके कस्टमर आपसे टूट जाएंगे। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर उसको धनिया अगर बेचना है तो आपको उसको 90 रुपए चेंज देने पड़ेंगे। तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास चेंज होना चाहिए, आपके पास कैश होनी चाहिए, आपके पास वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। तो आपकी यहां पर जो आपका छोटा सा बिजनेस है, एक सब्जी वाले का बिजनेस है, उसकी जो यहां पर कैपिटल है, वो कैपिटल कौन कौन सी है? तो उसका थैला फिक्स्ड कैपिटल हो गई, उसका जो गुड्स है यानी कि उसकी जो सब्जियां हैं वो सारी क्या हो गई? वो एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो गई यानी कि परिवर्तनशील पूंजी। और जो उसके पास कैश है, जो उसके बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेट करने में उसकी हेल्प कर रहा है, वो क्या कहलाएगी? वो वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। वर्किंग कैपिटल को अपन एक फॉर्मूले के द्वारा भी समझ सकते हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल अगर आपको निकालना है तो आप इस फॉर्मूले की मदद से भी निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको कैपिटल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैपिटल क्या होती है। कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो या बड़ा हो, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ये तीनों प्रकार की कैपिटल आपके बिजनेस में रहेगी ही रहेगी। अब अगला हम यहां पर समझेंगे ड्रॉइंग, आहरण। अगर मैं आपसे पूछूं ड्रॉइंग क्या है तो आप बोलोगे सर पेंटिंग, जो ड्रॉ करते हैं, एक आर्टिस्ट जो ड्राइंग करता है। यहां पर ड्राइंग का मतलब ये पेंटिंग नहीं है बॉस, यहां पर ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। यानी कि जब कोई स्वामी, कोई माली अपने ही व्यापार से, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा, कुछ माल, कुछ असेट्स निकाल लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज में अपनों ने दिख रहा है कि ये कौन है? ये यहाँ पर व्यापार का स्वामी है, मालिक है।
और ये इनका क्या है, तो बिजनेस है। अब ये अपने बिजनेस से क्या कर रहे हैं, कुछ पैसा निकाल रहे हैं, कुछ माल निकाल रहे हैं, कुछ संपत्ति निकाल रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। एक कोई भी व्यापारी होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके कपड़े की दुकान है, अब आप अपने लिए कपड़े किसी दूसरे की दुकान पे खरीदने जाएंगे क्या भाई, नहीं। हम क्या करेंगे, हमारे खुद के कपड़े हमारी दुकान से निकालेंगे। तो जब आप पर्सनल यूज के लिए आप माल निकाल रहे हो, कपड़े निकाल रहे हो, आप पैसा निकाल रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं आहरण, ना कि पेंटिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा आहरण क्या होता है। और आहरण करने से पूंजी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना कि जब भी कोई व्यक्ति आहरण करता है, अपने व्यापार से माल या पैसा निकालता है, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला हम यहां पर देखेंगे गुड्स, माल माल माल, गुड्स। अब गुड्स जैसे आता है तो आप बताइए क्या दिमाग में आ रहा है आपके। गुड्स का मतलब ऐसा नहीं है बहुत अच्छा, गुड, गुड्स बहुत अच्छा नहीं। गुड्स का मतलब होता है माल, यानी कि हम बात करें जो आइटम्स। अब माल की डेफिनेशन क्या है, माल की परिभाषा क्या है, तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा। किसी वस्तु को अगर आप बेचने के उद्देश्य से खरीदते हो तो वो क्या कहलाएगी, माल कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको इमेज में दिख रहा है यहां पर कि ये जो वस्तु है, इसको हमने यहां पर क्यों रखा हुआ है हमारी दुकान में, बेचने के लिए रखा है। हमने इस वस्तु को जो खरीदा है वो किस लिए खरीदा है, बेचने के उद्देश्य से, इसलिए ये क्या है, माल है। लेकिन आपने अपने घर में जो वस्तुएं रख रखी है वो किस वजह से रख रखी है, किस उद्देश्य से रख रखी है, वो उपयोग करने के उद्देश्य से रखी है। तो यहां पर वो वस्तुएं माल नहीं कहलाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि माल क्या होता है, कि जब हम किसी भी वस्तु को अपने उपयोग की बजाय अपन किस लिए खरीद रहे हैं, उसको बेचने के लिए खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्नीचर खरीदता हूं, लेकिन उस फर्नीचर को मैं अपने यूज करने के लिए खरीद रहा हूं, तो ये मेरा फर्नीचर क्या कहलाएगा, ये असेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असेट, क्योंकि मैं उसको यूज करने के लिए खरीद रहा हूं। लेकिन मेरी दुकान, मेरी व्यापार क्या है, फर्नीचर का व्यापार, और मैं फर्नीचर बनवाता हूं या खरीदता हूं, तो ये जो फर्नीचर है ये मेरा माल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं इसको क्यों खरीद रहा हूं, मैं बेचने के लिए खरीद रहा हूं, मैं व्यापार करने के लिए खरीद रहा हूं। तो व्यापार करने के उद्देश्य से या बेचने के उद्देश्य से हम जो भी वस्तु खरीदते हैं वो सब क्या कहलाएगी, वो माल कहलाएगी। लेकिन अगर हम अपने उपयोग के लिए खरीदते हैं तो वो संपत्ति कहलाएगी, असेट्स कहलाएगी। आगे हम देखेंगे असेट्स क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। ये जो शब्द अगर आप आज यहाँ सीखोगे, इसी से आप अकाउंट्स पे पकड़ कर पाओगे, या इस सामान्य प्रबंध में जो प्रश्न आने वाले हैं उनकी शब्दावली को समझ पाओगे और उनके क्वेश्चन के सही सही आंसर दे पाओगे। अगला हम यहाँ पर देखेंगे, एक और बात मैं आपको समझाना चाहूंगा। गुड्स जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के। उनको भी हम देख लेते हैं अगला समझने से पहले कि 5 टाइप से कौन कौन से होते हैं। देखो, माल जो होगा उसको हम परचेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परचेज। एक हम बोलते हैं उसको सेल्स भी बोलते हैं, एक परचेस रिटर्न बोलते हैं, एक सेल्स रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और हम बोलेंगे स्टॉक। क्या बोलेंगे, स्टॉक। तो ये जो 5 टाइप्स है गुड्स के नाम है, या कहे जाए नाम, माल तो एक ही चीज है लेकिन इसको अलग अलग प्रकार से बोला जाता है। जैसे अगर गुड्स हमने खरीदा है, माल जो हमने खरीदा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो परचेस कहलाएगा। ये अकाउंट्स की थोड़ी लैंग्वेज है। जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करते समय हम वहां माल नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, परचेस लिखते हैं। तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि जब भी हम कोई माल खरीदेंगे तो जब हम अकाउंटिंग करेंगे और अकाउंटिंग करते समय जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, परचेस लिखेंगे। और जब हम उस माल को बेचेंगे तो वहां पर वो माल क्या बन जाएगा, वो सेल बन जाएगा। जब वो खरीदा गया माल हमने वापस कर दिया तो वो क्या बन जाता है, वो परचेस रिटर्न बन जाता है। और जो हमने माल बेचा था वो वापस आ गया तो वो सेल्स रिटर्न बन जाता है। और जो माल हमारी दुकान में अभी तक बिका ही नहीं है, एक निश्चित तिथि के अंदर बिक नहीं पाया है, तो वो जो बचा हुआ माल है वो क्या कहलाएगा, वो स्टॉक कहलाएगा। तो चीज तो एक ही है लेकिन उसके अलग 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 कंडीशन में अलग अलग नाम है। तो माल के उप विभाजन जो कहते हैं हम, वो 5 प्रकार के होते हैं, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं परचेज क्या होता है, खरीद क्या होता है, क्रय क्या होता है। अब देखो, हम अगर कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, परचेस, स्वाभाविक बात है। लेकिन यहां पर केवल इसका मतलब क्रय नहीं है, खरीद नहीं है। परचेस का मतलब होता है माल। जैसे मैंने अभी लास्ट वाले में बताया आपको कि माल को ही क्या बांटा गया है, 5 प्रकार से बांट दिया है। एक हो गया परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और गुड्स या स्टॉक हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो परचेस क्या है, तो जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, अब देखो खरीदते हैं तो हम 2 तरीके से खरीदेंगे, एक तो पैसा देकर के हैंड टू हैंड, और एक उधार कर लेंगे यानी कि क्रेडिट कर लेंगे। तो जब आप पैसा दे देते हो, जब आपने कोई वस्तु खरीदी और हैंड टू हैंड क्या कर दिया, उसको कैश दे दिया, पैसा दे दिया या चेक दे दिया या और किसी प्रकार से उसको पेमेंट कर दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे,
उसे बोलेंगे कैश परचेस। ये क्या कहलाएगा हमारा? कैश परचेस। जब हम उसको क्या करते हैं, हैंड टू हैंड पैसा दे देते हैं, लेकिन हमने एक वस्तु खरीदी और अभी तक हमें उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास, या हमने बोल दिया कुछ पैसा दे दिया और कुछ बोल दिया भैया कल दे देंगे, कल आएंगे, कल देंगे, तो इसे हम कौन सी परचेस कहेंगे? इसे हम क्रेडिट परचेस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडिट परचेस। जब हम उधार माल खरीदेंगे तो वो हमारा उधार क्रय कहलाएगा। तो आपको यहां पर परचेस समझ में आ गया हो। अब देखो, ये जो परचेस हमारा, ये केवल माल का परचेस आ रहा है। अगर आपने कोई संपत्ति खरीदी, फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर खरीदा, तो उसको आप परचेस नहीं कह सकते। सर ऐसा क्यों? वो भी तो हम खरीद रहे हैं, माल भी हम खरीद रहे हैं, संपत्ति भी हम खरीद रहे हैं, तो खरीदना क्यों नहीं बोल सकते? तो भैया ऐसा है कि जब हम संपत्ति खरीदते हैं तो उसे हम संपत्ति के नाम से ही जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्नीचर खरीदा, तो मैं यहां पर एंट्री जब करता हूं तो मैं परचेस नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? मैं उस फर्नीचर का नाम लिखूंगा। मशीन खरीद रहा हूं तो मशीन जब मैं खरीदता हूं तो मैं परचेस नहीं लिखता हूं, मुझे मशीन ही लिखना पड़ेगी, क्योंकि ये मेरी कैपिटल है। और ये मेरा कैपिटल एक्सपेंस जो है ये कभी कभार होता है, या बात करूं लंबे समय के लिए होता है, और जो परचेस है ये हमेशा होने के लिए होता है। जैसे मैंने माल खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, लेकिन मैं संपत्ति खरीदता हूं बेचने के लिए नहीं, इसलिए वो माल नहीं है। अभी हमने गुड्स में पढ़ा है कि जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं लेकिन बेचने के लिए खरीदते हैं तो माल कहलाएगी, और परचेस हमेशा किसके लिए यूज होने वाला है? माल के लिए। और अगर हम फर्नीचर, मशीन, कोई भी असेट्स खरीद रहे हैं तो उसके लिए हम परचेस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो माल नहीं है। अगला हम यहां पर देखेंगे सेल्स, सॉरी परचेस रिटर्न देख लेते हैं, यानी कि क्रय वापसी। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? क्रय वापसी। इसका एक और नाम है बाह्य वापसी। बाह्य वापसी क्यों? क्योंकि हमने माल खरीदा था तो अंदर आया था, व्यापार में आया था, और जब हम इसको वापस रिटर्न कर देंगे तो माल क्या होगा? व्यापार से चला जाएगा। तो इसलिए हम इसको कौन सी वापसी कहेंगे? इसको हम बाह्य वापसी कहेंगे। अगर आपको परचेस समझ में आ गया होगा तो परचेस रिटर्न भी बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा, कि जब हमने किसी व्यापारी से, किसी सप्लायर से माल खरीदा है बेचने के लिए, और वो माल किसी कारणवश या तो टूट सकता है, या ऑर्डर ज्यादा हो गया, या ऑर्डर के अनुरूप नहीं हुआ, हमने मंगाया कुछ था आ कुछ गया, हमने 85 नंबर के टी शर्ट मंगवाए थे, उसने 90 नंबर के दे दिए, तो ये जो ऑर्डर मिस मैचिंग होता है, या हमारे कोटेशन का अकॉर्डिंग ऑर्डर नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं? रिटर्न कर सकते हैं। या माल में कोई टूट फूट हो जाए, खराबी आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी हम उस सप्लायर को उसका माल वापस कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न, या हिंदी में अगर बात करूं तो क्रय वापसी या फिर बाह्य वापसी। अब ये बाह्य वापसी क्यों है? क्योंकि आपका बिजनेस, आपके बिजनेस में पहले माल आया था, कब आया था? जब आपने परचेस किया था, लेकिन अब माल वापस जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके व्यापार से माल क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, यानी कि ये परचेस रिटर्न है। तो आपको क्लियर हो गया होगा परचेस रिटर्न क्या है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है? आपको तुरंत रिप्लाई मिलने वाला है। आगे हम बढ़े हैं, आगे देखेंगे सेल्स, विक्रय। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये जो फल फ्रूट वाले भैया ये क्या कर रहे हैं? इन तीनों को फल फ्रूट बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है? एक फल फ्रूट की दुकान है, और आप अपना माल बेचते हो, आप अपना माल दे रहे हो, किसी कस्टमर को दे रहे हो, उससे पैसा ले रहे हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम सेल्स कहेंगे। जो माल हमने खरीदा है, किस उद्देश्य के लिए खरीदा? बेचने के लिए खरीदा, तो उसे हम माल कहते हैं। लेकिन वो माल अगर बेचेंगे ही नहीं तो क्या मतलब? ठीक है ना? तो हमने यहाँ पर जो माल बेचा है, जो माल किसी को दिया है लाभ के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? वो सेल्स कहलाएगा। ठीक है? संपत्ति अगर आप बेचते हो उसको हम सेल्स नहीं कहते। यहां पर ये चीज और जरूरी है, जैसे मैंने फर्नीचर खरीदा था, 5 साल तक यूज किया, टूट गया, मैंने कबाड़ी वाले को बेच दिया, तो वो मेरा सेल्स नहीं है, वो मेरा माल नहीं है। हम यहाँ सेल्स किसके लिए यूज करेंगे? माल के लिए। जैसे मैंने आपको माल के 5 उप विभाजन बताए हैं, कौन कौन से? तो परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न और स्टॉक। ये पांचों चीज केवल माल के लिए यूज होगी, किसी असेट्स के लिए यूज नहीं होगी। और असेट्स और माल में दोनों में डिफरेंस है। असेट्स का मतलब जो हम अपने उपयोग के लिए खरीद रहे हैं, और माल का मतलब जो हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं। ठीक है ना? तो यहां पर जब हम कोई वस्तु जो बेचने के उद्देश्य से खरीदे हुए, अगर उसको हम बेच देते हैं तो वो क्या कहलाता है? सेल्स कहलाता है। सेल्स भी 2 टाइप्स की होती है, कौन कौन सी? कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। जब क्या होता है, हमने माल बेचा और हमें हैंड टू हैंड पैसा मिल गया, तो ये क्या कहलाता है? ये कैश सेल्स कहलाएगा। लेकिन जब हमने माल बेचा और हमें अभी तक सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, हमारे कस्टमर ने पैसा नहीं दी, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट सेल्स कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि उधार और नगद बिक्री क्या होती है, उधार विक्रय और नगद विक्रय क्या होता है। जब आपको पेमेंट मिल जाता है हैंड टू हैंड तो वो नगद बिक्री, और जब आपको पेमेंट नहीं मिल पाता है तो वो आपकी उधार बिक्री होती है। देखो, बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको उधार भी माल बेचना पड़ेगा। अब बेचा गया माल वापस भी आ सकता है। जिस प्रकार से हमने
सप्लायर को उसका माल वापस कर दिया था, उसी प्रकार से हमें भी कोई कस्टमर क्या कर सकता है, माल रिटर्न कर सकता है। हो सकता है हमने जो माल पैकिंग करके भेजा है या तो उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं निकला, या फिर घटिया किस्म का निकल गया है, या फिर कोई टूट फूट हो गई, या कोई भी और कारण हो सकता है। ठीक है, तो माल जब हमारे पास कस्टमर से वापस आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सेल्स रिटर्न कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने इन महिला को क्या किया था, सेल किया था, लेकिन यहाँ इनको माल जमा नहीं तो वापस से हमारे पास आ गया, तो ये क्या बन गया, सेल्स रिटर्न बन गया। माल वही है, माल में कोई बदलाव नहीं है, नाम बदल गया उसका, जगह के हिसाब से नाम बदल गया। खरीदोगे तो परचेज बन जाएगा, वापिस कर दोगे तो परचेज रिटर्न, बेचोगे तो सेल बन जाएगा, वापिस आ जाएगा तो सेल्स रिटर्न, और अपनी दुकान में पड़ा हुआ रहेगा तो स्टॉक। नाम बदले जा रहे हैं लेकिन चीज वही है, माल। ठीक है ना, तो आपको सेल्स रिटर्न भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं स्टॉक। जैसे इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही गया है, अभी तक हम स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो माल ही के बारे में समझ रहे हैं। स्टॉक का मतलब बिना बिका माल, एक निश्चित अवधि। देखो निश्चित अवधि से यहां मेरा मतलब है, देखिए 2 ईयर चलते हैं, अकाउंटिंग हम जब करते हैं 2 ईयर के बेसिस पे करते हैं। एक होती है कैलेंडर ईयर, एक होती है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, जो 31 मार्च को खत्म होता है, और कैलेंडर ईयर जो होता है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, जो 31 दिसंबर को खत्म होता है। तो एक निश्चित अवधि यानी कि वर्ष के अंत में, जब वर्ष के अंत में आपका जो माल है बिना बिका रह जाए या बिकने से रह जाए तो वो क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। और उसको हम कौन सा स्टॉक कहते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। कौन सा स्टॉक कहते हैं, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है इमेज में, ये क्या रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक। आपने कुछ माल परचेज किया, परचेज करने के बाद आपने सोल्ड कर दिया, सोल्ड के बाद कुछ माल रह गया, तो जो माल बच गया वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। और ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो स्टॉक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपसे पूछा जाए सर ओपनिंग स्टॉक क्या है, तो ओपनिंग स्टॉक क्या है, जो पिछले साल बिना बिका रह गया था वो इस साल क्या है, ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग क्या है, जो इस साल बिना बिका रहेगा वो क्लोजिंग स्टॉक, वो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो इसको प्रारंभिक रहतिया और अंतिम रहतिया कहते हैं। रहतिया मतलब जो रह गया, बिकने से रह गया, बिना बिका रह गया। ठीक है, तो आपको ये रहतिया स्टॉक भी समझ में आ गया होगा। तो ये आज हमने कुछ शब्दावली समझी, आगे भी अभी बहुत शब्दावली है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे दोबारा कहूंगा कि भैया ये लाल बटन दबा दो, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। और आप वीडियो देखने के बाद यही बोल, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है जी हाँ, आप यही बोलने वाले, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और आप मुझे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और आप चाहे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।